हेलो एवरीवन, वेलकम टू रोबिस्को मेडिकल लाइब्रेरी। आज के लेक्चर में जो टॉपिक अपन पढ़ने वाले हैं वो है हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक ये है। देखिए, एग्जाम में हाइपर सेंसिटिविटी के ऊपर अपने आप में एक लॉन्ग क्वेश्चन बन सकता है, वरना हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन जो होती है वो 4 तरीके की होती है, जिसमें टाइप 1 और टाइप 4 जो है वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में बहुत ही कॉमनली पूछी भी जाती है। हाइपर सेंसिटिविटी के ऊपर टोटल 3 लेक्चर आने वाले हैं। एक तो आज वाला लेक्चर है जिसमें अपन टाइप 1 हाइपर सेंसिटिविटी की बात करेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में अपन टाइप 2 और टाइप 3 की बात करेंगे और लास्ट लेक्चर में फिर अपन टाइप 4 हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन की बात करेंगे। तो चलिए, लेफ्ट साइड में आप देख सकते हैं कि मेरे नोट्स लिखे हुए हैं, राइट साइड में मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। तो पहले मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ और फिर मैं आपको ये बताऊंगा कि आपको एग्जाम में आंसर अगर लिखना है तो कैसे लिखना है, वो मैं आपको लेफ्ट साइड में फिर मेरे नोट्स से बताऊंगा। और ये नोट्स आप टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए, सबसे पहले अपन बात करते हैं कि हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन को इम्यूनोलॉजिक इम्यूनोलॉजिक टिश्यू इंजरी भी कहा जाता है। ये इसका एक और नाम है कि हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन को ही इम्यूनोलॉजिक टिश्यू इंजरी कहा जाता है। मतलब टिश्यू इंजरी हो रही है बिकॉज ऑफ द इम्यून रिस्पॉन्स। और ऐसा कब होगा? जब ज़रूरत से ज़्यादा इम्यून रिस्पॉन्स देखने को मिलता है। क्योंकि हाइपर सेंसिटिविटी टर्म कोई अगर अपन ब्रेक करें तो हाइपर का मतलब ही होता है ज़्यादा। तो अगर ज़्यादा इम्यून रिस्पॉन्स देखने को मिलता है तो उसकी वजह से टिश्यू इंजरी हो सकती है, जिससे अपन हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन कहते हैं। ठीक है। अब अपन कह रहे हैं कि जो इम्यून रिस्पॉन्स है इसके बिहाफ पे टोटल 4 टाइप्स के हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन होती है। एक तो टाइप 1, एक होती है टाइप 2, एक होती है टाइप 3, तो एक होती है टाइप 4। 4 तरीके की हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन देखने को मिलती है। जो टाइप 1 हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन होती है उससे अपन एनाफाइलेक्टिक या फिर अटॉपिक हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन कहते हैं। टाइप 2 वाले को अपन एंटीबॉडी मीडिएटेड साइटोटॉक्सिक हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन कहते हैं। टाइप 3 वाला जो होता है उसे इम्यून कॉम्प्लेक्स मीडिएटेड हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन कहते हैं। तो टाइप 4 जो होता है उसे डिलेड टाइप या फिर सेल मीडिएटेड हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन कहते हैं। अब ये चारों ही तरीके के जो हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन है, इन्हें फर्दर 2 ग्रुप्स के अंदर डिवाइड किया गया है। 2 ग्रुप्स के अंदर डिवाइड किया गया है डिपेंडिंग ऑन सर्टेन फैक्टर्स। अब वो फैक्टर कौन कौन से हैं? पहला तो अपन कह रहे हैं स्पीड ऑफ ऑनसेट। स्पीड ऑफ ऑनसेट कि इम्यून रिस्पॉन्स स्टार्ट कब हो रहा है और किस स्पीड से हो रहा है, पहला। दूसरा अपन कह रहे हैं ड्यूरेशन ऑफ रिस्पॉन्स कि कितने टाइम तक अपन देखें तो इम्यून रिस्पॉन्स रह रहा है। और तीसरा है टाइप ऑफ इम्यून रिस्पॉन्स। टाइप ऑफ इम्यून रिस्पॉन्स, तो अपन कह रहे हैं इम्यून रिस्पॉन्स किस स्पीड से हो रहा है, कितनी देर के लिए हो रहा है और कौन से टाइप का है। इसके बिहाफ पे ये जो 4 टाइप के हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन इन्हें 2 ग्रुप्स के अंदर डिवाइड किया गया है। एक तो इमीडिएट टाइप, एक तो है इमीडिएट टाइप, तो एक है डिलेड टाइप। देखो, नाम से ही पता चल रहा है कि इमीडिएट टाइप जो है वो बहुत ही जल्दी होगा, तुरंत हो जाएगा। विद इन फ्यू सेकेंड्स टू मिनट्स के अंदर इम्यून रिस्पॉन्स यहाँ पे हो जाएगा। तो डिलेड टाइप में थोड़ा टाइम लगेगा। ये लगभग कुछ आवर्स के अंदर होता है और जनरली अपन देखें तो 24 से 48 आवर्स के अंदर डिलेड टाइप ऑफ हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन होती है। अब देखिए, जो इमीडिएट टाइप है इसके अंदर टाइप 1, टाइप 2 और टाइप 3 हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन आती है। और इम्यून रिस्पॉन्स जो है वो कुछ सेकंड से कुछ मिनट्स के अंदर जनरेट होने वाला है। और ऐसा होता है जब एंटीबॉडीज़ का प्रोडक्शन होता है, यानी कि इन हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन के अंदर एंटीबॉडीज़ का प्रोडक्शन होगा। यानी कि इसमें ह्यूमरल इम्यूनिटी जो है वो अपना रोल प्ले करती है। किसके अंदर? इमीडिएट टाइप के अंदर। तो वहीं जो डिलेड टाइप है इसके अंदर टाइप 4 हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन आएगी, जिसमें अपन देखें तो इम्यून रिस्पॉन्स जनरेट होने में लगभग 24 से 48 आवर्स का टाइम लगेगा। और इसके अंदर टी सेल्स जो है वो मेन रोल प्ले करती है, यानी कि सेल्यूलर इम्यूनिटी जो है वो मेन रोल प्ले करती है। ठीक है, तो ये अपन ने एक बेसिक आइडिया लिया कि हाइपर सेंसिटिविटी क्या होता है, कितने टाइप्स का होता है, वगैरह वगैरह। अब अपन पढ़ने वाले हैं टाइप 1 हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन, जो अपने लेक्चर का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है कि टाइप 1 हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन क्या होता है। अब देखिए, इसको एक्सप्लेन करने के लिए मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ कि सपोज ये कोई पर्सन है और ये अपना कोई एंटीजन है। ये एंटीजन इस पर्सन की बॉडी में एंटर करेगा, कि ये एंटीजन पर्सन की बॉडी में एंटर करेगा। अब ये जो पर्सन है उसका इम्यून रिस्पॉन्स जो है वो कोई ना कोई इस एंटीजन के टुवर्ड्स होगा। अब क्या हुआ, ये पहला एनकाउंटर था। बाद में क्या हुआ, एक सेकेंड एनकाउंटर देखने को मिलेगा। सेम एंटीजन सेम पर्सन के अंदर अब एंटर कर रहा है। और इस बार जो इम्यून रिस्पॉन्स होगा वो बहुत ही फास्ट होगा, वो बहुत ही फास्ट होगा। एनाफाइलेक्टिक टाइप का इम्यून रिस्पॉन्स होगा, यानी कि रैपिडली डेवलपिंग इम्यून रिस्पॉन्स देखने को मिलेगा। रैपिडली डेवलपिंग इम्यून रिस्पॉन्स देखने को मिलेगा। ऐसा क्यों? क्यों अपन देखिए कि सेकंड एक्सपोजर जो है वो फास्ट है, क्योंकि ये जो पर्सन था वो पहले से ही इस एंटीजन के लिए क्या हो रखा है, सेंसिटाइज हो रखा है। सेंसिटाइज हो रखा है क्योंकि पहले से ही इसका एनकाउंटर हो गया था।
तो इसी वजह से जो सब्सिक्वेंट एनकाउंटर हुआ उसमें जो रिस्पॉन्स है वो एनाफाइलैक्टिक या रैपिडली डेवलपिंग रिस्पॉन्स था, और इस रैपिडली डेवलपिंग रिस्पॉन्स को ही टाइप 1 हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन कहेंगे। ठीक है, और ये लगभग अपन देखें तो 15 से 30 मिनट्स के अंदर हो जाता है कि एंटीजन आया और एंटीजन के बॉडी में एंटर करने के लगभग 15 से 30 मिनट्स के अंदर एनाफाइलैक्टिक टाइप ऑफ रिस्पॉन्स जो है वो जनरेट हो जाएगा। और जो सेकंड लेट फेज रिएक्शन होती है वो लगभग 2 से 24 आवर्स के अंदर देखने को मिलती है। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट 15 टू 30 मिनट्स आपको याद होना चाहिए। अब देखिए, अपन ने पहले ही कहा कि टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3 जो है वो क्या होगा, ह्यूमरल इम्यूनिटी का उसमें रोल आएगा। तो ऑब्वियस बात है कि इसमें भी कोई ना कोई एंटीबॉडी जो है वो उस एंटीजन के अगेंस्ट बनेगी। अब कौन सी एंटीबॉडी बनती है, तो जो टाइप 1 हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन होती है उसमें IgE एंटीबॉडी बनती है, और IgE एंटीबॉडी को अपन रिएजेंट एंटीबॉडी भी कहते हैं। और ये एंटीबॉडी कब बनेगी, तो 3 फैक्टर्स में बन सकती है, यानी कि 3 एटियोलॉजिकल फैक्टर्स हो सकते हैं जिसमें अपने को टाइप 1 हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन देखने को मिलेगी। पहला तो है जेनेटिक फैक्टर्स, दूसरा है कुछ एनवायरमेंटल पॉल्यूटेंट्स, और तीसरा आता है कुछ कॉन्कॉमिटेंट फैक्टर्स। ठीक है, एक एक करके बात करते हैं। सबसे पहले अपन कह रहे हैं जेनेटिक फैक्टर्स की। देखिए, जेनेटिक फैक्टर्स में बात बहुत सिंपल सी है कि IgE प्रोडक्शन जो होता है ना, उसका एक जेनेटिक बेसिस होता है। सपोज कोई एक इंसान है जिसमें IgE एंटीबॉडी का प्रोडक्शन ज़्यादा हो रहा है, एक में कम हो रहा है। उसका रीज़न क्या है, क्योंकि इसका जो जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन होगा इस पर्सन का, वो IgE एंटीबॉडी का प्रोडक्शन जो है वो सपोर्ट करता है, तो इसमें IgE एंटीबॉडी का प्रोडक्शन जो वो कम होता है। अब अगर IgE एंटीबॉडी प्रोडक्शन ज़्यादा होता है तो T सप्रेसर सेल्स जो होती है वो कम हो जाती है, दोनों आपस में इन्वर्स रेशियो के अंदर प्रेजेंट होती है। इतना सा आपको पता रखना है। फिर अपन कह रहे हैं एनवायरमेंटल पॉल्यूटेंट्स है, कि भाई ये कोई पॉल्यूटेंट है, वो पॉल्यूटेंट जो है वो एंटर कर रहा है बॉडी के अंदर, और उसकी वजह से क्या होता है कि जो म्यूकोसा वाला सरफेस होता है उसकी परमिएबिलिटी, यानी कि म्यूकोसल परमिएबिलिटी जो है वो इंक्रीज कर जाती है। और म्यूकोसल परमिएबिलिटी अगर इंक्रीज होगी तो ये जो एलर्जन था या ये जो पार्टिकल था वो बड़े आराम से बॉडी में एंटर करेगा, और एंटर करने के बाद में इसके रिस्पॉन्स में बॉडी क्या करेगी, IgE एंटीबॉडी का प्रोडक्शन करेगी। फिर आता है कुछ कॉन्कॉमिटेंट फैक्टर्स की। कभी कभी क्या होता है कि अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट का जो वायरल इन्फेक्शन होता है, वो वायरल इन्फेक्शन अपने को ऐसा लग सकता है कि वो भी टाइप 1 हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन है, बट ऐसा एक्चुअल में होगा क्या, ऐसा एक्चुअल में नहीं है तो वो अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट का वायरल इन्फेक्शन, बट वो ऐसा लग सकता है कि टाइप 1 हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन हो रही हो। ठीक है, ये अपन ने बात करी इटियोलॉजिकल फैक्टर्स की। अब अपन बात करेंगे पैथोजेनेसिस ऑफ टाइप 1 हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन। देखिए, अपन ने पहले ही कहा कि सपोज ये अपना पर्सन है और ये कोई एंटीजन है, और वो एंटीजन पर्सन की बॉडी में एंटर करेगा, ये फर्स्ट टाइम अगर एक्सपोजर हो रहा है तब। और फिर अपन कह रहे हैं यही सेम अपना पर्सन है, सेम एंटीजन है, और अब ये अपन देखें तो सेकंड टाइम या उसके बाद में फिर अपन देखें तो एंटर कर रहा है, तो इस टाइम पे जो रिस्पॉन्स जनरेट होगा वो एनाफाइलैक्टिक टाइप का रिस्पॉन्स जनरेट होगा। ऐसा क्यों होगा और कैसे होगा वो अपन इस पैथोजेनेसिस में समझेंगे। देखिए, होता क्या है कि फर्स्ट टाइम जब बॉडी के अंदर एंटर कर रहा है, जो एंटीजन है वो बॉडी में एंटर कर रहा है, तो उस टाइम में इस एंटीजन की मेहमान नवाजी करने के लिए पर्सन की बॉडी के अंदर प्रेजेंट होती है एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल, जो एंटीजन को प्रेजेंट करेगी टू दी CD4+ सेल्स, यानी कि T हेल्पर सेल्स के सामने प्रेजेंट करेगी। और T हेल्पर सेल्स के सामने अगर प्रेजेंट करेगी तो T हेल्पर सेल्स वैसे 2 तरीके की मेनली होती है, T हेल्पर 1 होती है तो एक T हेल्पर 2 होती है। तो ये जो T हेल्पर 2 सेल्स है वो कुछ साइटोकाइंस का प्रोडक्शन करती है, जैसे कि अपन कह रहे हैं इंटरल्यूकिन 4, इंटरल्यूकिन 5, इंटरल्यूकिन 13। तो ये जो आपके एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल ने एंटीजन को प्रेजेंट करा, उसकी वजह से साइटोकाइंस का प्रोडक्शन बढ़ेगा, यानी कि ये वाले साइटोकाइंस का प्रोडक्शन बढ़ेगा। और ये वाले साइटोकाइंस जो है फिर वो एक्ट करते हैं बी सेल के ऊपर, एक्ट ऑन बी सेल एंड प्लाज्मा सेल। अब बी सेल अपने को पता है क्या करते हैं, एंटीबॉडी का प्रोडक्शन करते हैं, और इस केस में क्या होगा, IgE एंटीबॉडी का जो प्रोडक्शन है वो बढ़ने लगेगा। अब अगर IgE एंटीबॉडी का प्रोडक्शन ज़्यादा होगा तो उस केस में क्या होगा कि 2 सेल्स आती है जो कि मेन इफेक्टर सेल्स होती है टाइप 1 हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन की। एक तो मास्ट सेल्स आएगी, तो एक अपन कह रहे हैं बेसोफिल्स आएगी। सपोज ये आपकी मास्ट सेल्स है, ये कोई बेसोफिल्स है। अब ये जो IgE एंटीबॉडी है ना, वो अपन कह सकते हैं कि ये मास्ट सेल के सरफेस पे एक FC रिसेप्टर्स प्रेजेंट होंगे मास्ट सेल और बेसोफिल्स के सरफेस पे, और इससे आके आपकी IgE एंटीबॉडी जो है वो बाइंड कर जाएगी, किससे, FC रिसेप्टर से। अब ये बाइंडिंग हो गई, यानी कि ये जो सेल्स थी मास्ट सेल और बेसोफिल, उसका सेंसिटाइजेशन हो रखा है।
सेंसिटाइजेशन हो रखा है। अब अगर वापस से कोई एंटीजन आएगा तो क्या आईजी एंटीबॉडी का प्रोडक्शन करके ये बाइंडिंग करवाने की जरूरत है क्या? नहीं, ये प्रोसेस तो पहले ही हो रखा है। तो अब क्या होगा? अब सीधा सीधा ये होगा कि भाई मास्ट सेल और बेसोफिल्स जो है उसका ब्रेकडाउन होगा। जैसे ही सब्सिक्वेंट एनकाउंटर होगा, मतलब सेकंड टाइम जब अपन देखेंगे एंटीजन आएगा, तो ये जो मास्ट सेल और ये जो बेसोफिल्स जिससे आपका क्या जुड़ा हुआ है, आईजी एंटीबॉडी जो एफसी पोर्शन से जुड़ा हुआ है, इसकी वजह से सेल का ब्रेकडाउन होगा। यानी कि मास्ट सेल और अपन कह रहे हैं कि आपके बेसोफिल्स जो है इनका ब्रेकडाउन होगा, जिससे अपन कहते हैं डीग्रेन्युलेशन। क्या कहते हैं? डीग्रेन्युलेशन। जिसकी वजह से इन सेल्स के अंदर जो ग्रेन्यूल्स होंगे वो रिलीज हो जाएंगे, यानी कि प्री फॉर्म्ड ग्रेन्यूल्स जो है वो रिलीज हो जाएंगे। और ये जो प्री फॉर्म्ड ग्रेन्यूल्स होते हैं ना, इसके अंदर कुछ केमिकल्स और एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं, जैसे कि अपन कह रहे हैं कि हिस्टामिन, सीरेटोनिन 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 के अलावा हेपेरिन, इस तरीके के केमिकल्स प्रेजेंट होते हैं। और ये केमिकल्स जो होते हैं फिर फर्दर और इन्फ्लामेटरी मीडिएटर्स को रिलीज करवाते हैं। और इन्फ्लामेटरी मीडिएटर्स कौन कौन हो सकते हैं? जैसे कि ल्यूकोट्रिन्स, थ्रोम्बोजेन 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 A2, ठीक है, प्लेटलेट एक्टिवेटिंग फैक्टर, इस तरीके के फैक्टर्स को ये रिलीज करवाते हैं। और ये जो फैक्टर्स होते हैं फिर वो फर्दर इफेक्ट्स को प्रोड्यूस करते हैं। अब कौन कौन से इफेक्ट्स प्रोड्यूस करेंगे? एक तो ये वेस्कुलर परमिएबिलिटी को इंक्रीज कर देते हैं। दूसरा अपन देखें तो ये स्मूथ मसल कॉन्ट्रैक्शन करवाते हैं, स्मूथ मसल कॉन्ट्रैक्शन करवाएंगे। तीसरा अपन कह रहे हैं कि नेजल और लैक्राइमल सिक्रेशन जो है कि नाक से पानी आ रहा है, आंखों से पानी आ रहा है, वो करवाएंगे। चौथा अपन कह रहे हैं गैस्ट्रिक सिक्रेशन जो है वो ज़्यादा हो जाएगा। कुछ केसेस में शॉक देखने को मिलता है, और कौन सा शॉक देखने को मिलेगा? एनाफाइलैक्टिक शॉक देखने को मिलता है, ठीक है। और सिक्स्थ अपन कह रहे हैं कि ईओसिनोफिल और न्यूट्रोफिल्स का माइग्रेशन भी देखने को मिलता है, ठीक है। तो ओवरऑल अपन कह रहे हैं ये सारे इफेक्ट्स देखने को मिलेंगे बिकॉज ऑफ ल्यूकोट्रिन्स, थ्रोम्बोजिन एंड प्लेटलेट एक्टिवेटिंग फैक्टर जो रिलीज क्यों हुए? क्योंकि हिस्टामिन, सेरोटोनिन और हेपेरिन जो थे वो रिलीज हुए। और ये क्यों रिलीज हुए? क्योंकि आपके मास्ट सेल्स और बेसोफिल्स जो थे उनका डीग्रेन्युलेशन हुआ और प्रीफॉर्म्ड ग्रेन्यूल्स रिलीज हुए, जिनके अंदर ये केमिकल्स थे वो ऑलरेडी रिलीज हो गए, ठीक है। अब देखिए कुछ कॉमन एग्जांपल्स अपन देखेंगे टाइप 1 हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन के। तो देखिए हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन मेनली दो तरीके के देखने को मिलता है। एक तो सिस्टमिक एनाफाइलैक्सिस होता है और एक होता है लोकल एनाफाइलैक्सिस। ये आपके फार्मा में बहुत काम आएगा। एनाफाइलैक्सिस देखिए ज़्यादा सीवियर कौन सा होगा? नाम से पता चल रहा है कि सिस्टमिक वाला जो होता है वो ज़्यादा सीवियर कंडीशन होती है और ये लेस सीवियर होता है जो लोकल होता है, ठीक है। अब इसके अंदर कुछ कुछ एग्जाम्पल देखिए। सिस्टमिक एनाफाइलैक्सिस के केस में एनाफाइलैक्टिक शॉक हो सकता है, इट कैन लीड टू एनाफाइलैक्टिक शॉक। ये सब अपन ने पढ़ा है कि एनाफाइलैक्टिक शॉक कभी होगा? जब सिस्टमिक एनाफाइलैक्सिस होगा। अब सिस्टमिक एनाफाइलैक्सिस कब कब हो सकता है? एंटी सीरम के केस में, एंटी सीरम के केस में, कुछ ड्रग्स जैसे कि पेनिसिलिन वगैरह यूज में ले रहे हो तब भी हो सकता है। तीसरा अपन कह रहे हैं कि कोई वास्प या फिर अपन देखें कि कोई बी ने स्टिंग कर दिया, वास्प या फिर अपन देखें कि कोई मधुमक्खी वगैरह ने काट दिया तो फिर हो सकता है। और इन सब की वजह से कुछ क्लिनिकल फीचर्स देखने को मिलते हैं जैसे कि ईचिंग, हेमरेज, एडेमा, एरिथमा वगैरह वगैरह। इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, आपको ये पता रखना कि सिस्टमिक एनाफाइलैक्सिस की वजह से एनाफाइलैक्टिक शॉक हो सकता है और ये ज़्यादा सीवियर कंडीशन होती है। लोकल एनाफाइलैक्सिस कब हो सकता है? तो हे फीवर में हो सकता है, हे फीवर में हो सकता है। ब्रोंकियल अस्थमा ये कंडीशन हो सकती है। कुछ फूड एलर्जीज की वजह से अपन देखें तो हो सकता है। तो ये सब अपने को पता होना चाहिए कि लोकल एनाफाइलैक्सिस भी हो सकता है और ये लेस सीवियर होता है एज कंपेयर टू सिस्टमिक एनाफाइलैक्सिस, ठीक है गाइस। तो ये अपन ने बात करी टाइप 1 हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन की। इस तरफ तो मैं देखिए मैंने आपको एक्सप्लेन करा कि है क्या चीज़। फटाफट मैं पूरा लेक्चर समराइज कर देता हूँ। एग्जाम में अगर क्वेश्चन आता है तो आपको क्या लिख के आना है वो मैं बता देता हूँ। देखिए अपन ने हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन का एक और नाम दिया जिसे अपन ने इम्यूनोलॉजिक टिश्यू इंजरी कहा। फिर अपन ने डेफिनेशन की बात करी। फिर अपन ने कहा कि हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन 4 तरीके की होती है, उसकी अपन ने बात करी। और उन 4 तरीके की हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन को अपन ने 2 ग्रुप्स के अंदर डिवाइड कर रखा है, इमीडिएट टाइप और डिलेड टाइप। फिर अपन ने बात करी थी टाइप 1 हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन की, जहाँ पे अपन ने कहा कि जो इंडिविजुअल है वो पहले से ही एंटीजन के टुवर्ड्स सेंसिटाइज हो रखा है। 15 से 30 मिनट्स में जो है वो एक्सपोजर जो इम्यून रिस्पॉन्स है वो जनरेट होता है। आईजी एंटीबॉडी मेन रोल प्ले करती है। फिर अपन ने कुछ फैक्टर्स की बात करी, ईडियोलॉजिकल फैक्टर्स जिसमें जेनेटिक बेसिस, एनवायरमेंटल पॉल्यूटेंट्स और कॉन्कॉमिटेंट फैक्टर्स की बात करी। पैथोजेनेसिस में फिर अपन ने कहा कि पहला जब एक्सपोजर होगा तब एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स का रोल आएगा जो कि CD4+ सेल्स के सामने एंटीजन को प्रेजेंट करेगी, जिसकी वजह से साइटोकाइन्स वगैरह का प्रोडक्शन होगा। फिर एफसी पोर्शन से जो है वो बाइंड कर जाएगी आपके आईजी एंटीबॉडी और फिर सब्सिक्वेंट एक्सपोजर के अंदर
अपन कह रहे हैं सेल का डैमेज होगा मेम्ब्रेनोलिसिस वगैरह की वजह से। ओवरऑल अपन देखें तो डीग्रेन्युलेशन होगा मास्ट सेल और बेसोफिल्स का, ग्रेन्यूल्स रिलीज होंगे जिसकी वजह से ये केमिकल्स रिलीज होंगे और फिर ल्यूकोट्रिन्स, थ्रोम्बोसिन वगैरह रिलीज होंगे और वो फिर फर्दर आपके इफेक्ट्स को प्रोड्यूस करेंगे जिसकी अपन ने बात करी। फिर अपन ने कुछ एग्जांपल्स देखे टाइप 1 हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन के, जिसमें सिस्टमिक और लोकल एनाफाइलैक्सिस की अपन ने बात करी, जिसमें अपन ने कहा कि सिस्टमिक एनाफाइलैक्सिस ज्यादा सीवियर है, लोकल वाला जो है वो लेस सीवियर होता है। ठीक है, तो एग्जाम में अगर टाइप 1 हाइपर सेंसिटिविटी के ऊपर क्वेश्चन आता है तो आप इस तरीके से लिख के आएंगे जैसे मैंने अभी आपको नोट्स में दिखाया, और ये नोट्स आप टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं। सो गाइस दैट वाज ऑल अबाउट टुडेस लेक्चर। इफ यू फाउंड दिस लेक्चर यूजफुल एंड हेल्पफुल देन डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।